हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के आगे के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, चैनल लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन इफ अ पार्टनर अर्न्स पर्सनल प्रॉफिट यूजिंग द फर्म्स रिसोर्सेज एज पर सेक्शन 16। सेक्शन 16 बोलता है कि जो फर्म के जो रिसोर्सेज है उसको यूज करते हुए किसी पार्टनर ने क्या किया, प्रॉफिट अर्न कर लिया, पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया, तो उसे क्या करना होगा? तो उसे क्या, उसको जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका हिसाब देना होगा और फर्म को उसका भुगतान करना होगा। तो द पार्टनर मस्ट अकाउंट फॉर एंड पे इट टू द फर्म। मतलब वो फर्म का है इसलिए फर्म का ही रहेगा, वो पर्सनल गेन नहीं ले सकता। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन ए क्लॉज ए बोलता है, स्टेट्स दैट इफ अ पार्टनर अर्न्स एनी प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म्स बिजनेस नेम और प्रॉपर्टी ही मस्ट अकाउंट फॉर एंड पे इट टू द फर्म। ठीक है, तो उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा और भुगतान भी करना पड़ेगा फर्म को। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 18 अ पार्टनर एक्ट एज व्हाट इन द फर्म। तो जो पार्टनर है वो फर्म में किस रूप में काम करते हैं? सेक्शन 18 बोलता है तो वो एक एजेंट के रूप में काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे दिया है एज पर सेक्शन 18 एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय द इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर अंडर सेक्शन 19। देखो, ऑथोरिटी में क्या होता है, एक तो एक्सप्रेस होता है, एक इम्प्लाइड होता है। एक्सप्रेस में मतलब बाय रिटर्न, वर्बली, है ना। जब एक्सप्रेस हो रहा है वर्ड्स में तो वो एक्सप्रेस ऑथोरिटी दे दी, वहां क्लियरली बोल जाए यही अथॉरिटी। और इम्प्लाइड ऑथोरिटी में ऐसा होता है जो उनके कंडक्ट से डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि जो व्हाट इज द मीन्ड बाय द इम्प्लाइड ऑथोरिटी। तो इम्प्लाइड ऑथोरिटी का क्या मतलब है, यहाँ किसको इम्प्लाइड ऑथोरिटी बोला गया है? तो द पार्टनर कैन कैरी आउट एक्ट्स नेसेसरी फॉर द यूजुअल बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द फर्म। मतलब जहां पर उनको सामान्य व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य कर सकता है। तो वो मतलब बिजनेस डे टू डे एक्टिविटीज चलाने के लिए उसको जो नेसेसरीज है ना, यूजुअल बिजनेस ऑपरेशन के लिए जो काम करना है वो उसका इम्प्लाइड, जो भी उसको सुचारू रूप से, व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको जो भी जरूरत है वो ऑपरेशन कर सकता है, तो वो इम्प्लाइड ऑथोरिटी के तहत आता है। तो सेक्शन 19 बोलता है स्टेट दैट द पार्टनर्स इम्प्लाइड ऑथोरिटी अलाउज हिम टू कैरी आउट एक्ट्स नेसेसरी फॉर द फर्म्स यूजुअल बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर पार्टनर्स इम्प्लाइड ऑथोरिटी। क्लॉज 19 सब सेक्शन 2 के सेक्शन 19 क्लॉज 2 के तहत ये बोला है, सब सेक्शन 2 के तहत बोला गया है कि क्या एम्प्लॉयड ऑथोरिटी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो रिफरिंग बिजनेस डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेटर, ये इम्प्लाइड में नहीं आएगा, है ना। इसके लिए आर्बिट्रेशन के लिए आपके पास एग्रीमेंट में होना चाहिए एक क्लॉज की हमारा जो भी डिस्प्यूट होगा वो आर्बिट्रेशन के तहत होगा। तो ये इम्प्लाइड नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या इम्प्लाइड में आ जाएगा? मेकिंग डील्स विथ कस्टमर, परचेसिंग रॉ मटेरियल फॉर द फर्म, तो ये यहाँ पे ले सकते हैं, उनको अथॉरिटी है क्योंकि वो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ये स्टेप्स वो खुद से ले सकते हैं। टेकिंग लोन फॉर द फर्म, तो ये चीज वो इम्प्लाइड के तहत आएगी लेकिन आर्बिट्रेटर को करने के लिए नहीं आएगी। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 20 पार्टनर्स कैन रेस्ट्रिक्ट और एक्सटेंड विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, मतलब किस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, किस चीज या एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सेक्शन 20 बोलता है कि उन पार्टनर्स की इम्प्लाइड ऑथोरिटी जो है उसको वो रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं और उसको वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सेक्शन 20 स्टेट्स दैट पार्टनर्स में बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के थ्रू होगा, एक्सटेंड कर सकता है उसकी ऑथोरिटी को या फिर रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट है under the Indian Partnership Act, what happens when a partner exceeds his employed authority। अब उसको जो employed authority दी थी उससे वो बाहर जाके काम अगर कर देता है तो क्या होगा? ठीक है, तो वो अगर बाहर जाके काम करता है तो the act is not binding on the firm unless रेटिफाइड बाय द अदर पार्टनर्स। तो सारे पार्टनर्स को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, मतलब उसको रेक्टिफाई नहीं कर लेते, स्वीकृत नहीं कर लेते, तब तक वो फर्म पे बाइंडिंग नहीं होगा। और दूसरा द पार्टनर इज पर्सनली लाइबल, और जो पार्टनर है वो पर्सनली लाइबल होगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा आंसर है
ऑप्शन डी बोथ। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी का क्या इसेंशियल फीचर है पार्टनर्स का, तो इनमें से ये पूछा गया है। तो इट मस्ट बी रिलेटेड टू द फर्म्स यूजुअल बिजनेस। तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ यूजुअल बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द एम्प्लॉयज अथॉरिटी ऑफ द फर्म। तो इसमें से वो फर्म की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आएगा। तो सबमिटिंग फर्म डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन, ये हम देख चुके थे ऑलरेडी, है ना। बाकी वो बोरोइंग ले सकता है, अकाउंट सेटल कर सकता है कस्टमर से, परचेज कर सकता है रॉ मटेरियल। अब in which situation does a partner have the authority to act on behalf of the firm in the emergency under section 21। तो मतलब पूछा कि कौन सी इसमें से सर्कमस्टेंसेस है, कौन सी सिचुएशन है जिसके अंतर्गत वो इमरजेंसी है, अगर फर्म में कोई इमरजेंसी है और वो उसकी तरफ से काम कर रहा है, कर सकता है। ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम लॉस होने की कंडीशन है, तो वो अपने हिसाब से उस इमरजेंसी में अपनी अथॉरिटी उसको भले नहीं भी हो पर वो काम कर सकता है। ठीक है, तो लॉस एक्टिंग एज अ प्रूडेंट पर्सन, तो फर्म को हानि से बचाने के लिए एक समझदार व्यक्ति की तरह कार्य करते हुए वो सेक्शन 21 में वो इमरजेंसी की वो सिचुएशन में काम कर सकता है। तो अ पार्टनर हैज द अथॉरिटी टू टेक द नेसेसरी एक्शंस in an emergency to protect the firm from loss. These actions must be similar to what a prudent person would do in his own case under the same circumstances। जो prudent, जो समझदार व्यक्ति होता है, अगर वो खुद की स्थिति में, अगर कुछ ऐसी स्थिति में होता है तो वो क्या स्टेप ले सकता है, वो सारे स्टेप्स, वो सारी कार्रवाई जो आवश्यक हो आपातकाल स्थिति में, वो जो फर्म को हानि से बचाने के लिए वो एक पार्टनर ले सकता है, सेक्शन 21 में बोला गया है। नेक्स्ट है what is required for an act or document executed by a partner to bind the firm under section 22। मतलब अगर कोई पार्टनर ने कोई कार्य किया है या कोई डॉक्यूमेंट है उसका, तो वो फर्म के लिए बाइंडिंग हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, है ना। मतलब वो किसी एक पार्टनर ने कोई काम किया है, ठीक है, और अब वो बाइंडिंग कराना चाह रहा है वो कि सब बाइंडिंग हो, तो उसके लिए क्या होगा, तो द एक्ट मस्ट बी डन इन द फर्म्स नेम। मतलब पर्सनल नेम से नहीं होना चाहिए, फर्म के नाम से होना चाहिए, और इम्प्लाई एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, और ये इस मतलब इस इंटेंशन के साथ कि ये फर्म पर लागू हो। तो वो अगर ऐसा कोई कार्य करता है या ऐसे कोई दस्तावेज बनाता है तो यहाँ पर लागू होगा। तो सेक्शन 22 फॉर एनी एक्ट और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर टू बी लीगली बाइंडिंग ऑन द फर्म, it must be done in the firm's name or in manner that clearly shows the intention to bind the firm। मतलब वो तो फर्म के नाम से ही किया हो या फिर इस मैनर में किया हो जो क्लियरली उसका इंटेंशन बता रहा है कि फर्म के बाइंडिंग के लिए वो किया गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एडमिशन मेड बाय अ पार्टनर कंसर्निंग द फर्म्स बिजनेस अंडर सेक्शन 23। मतलब अगर कोई पार्टनर फर्म के तरफ से, है ना, उससे बिजनेस से संबंधित कोई अगर वो एडमिशन कर रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा फर्म पे। ठीक है, तो ये होगा द एडमिशन इज बाइंडिंग ऑन द फर्म इफ मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के तहत किया गया है तो वो फिर एडमिशन बाइंडिंग होगा, सेक्शन 23 इस बारे में बोलता है। Any statement or admission made by a partner about the firm's business during the ordinary course of business serves as evidence against the firm and binding it legally। Next है under section 24 when does a notice given to a partner count as a notice to the firm। मतलब जब सेक्शन 24 बोल रहा है कि कब ऐसा होता है कि किसी पार्टनर को नोटिस दिया है तो वो माना जाएगा कि वो फर्म को ही नोटिस दिया है। तो ये सिचुएशन कब मानी जाती है, तो इफ द पार्टनर हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, तो वो साझेदार फर्म के व्यवसाय में नियमित रूप से काम करता है, तो अगर उसी को इंटीमेट कर दिया है मतलब फर्म को इंटीमेट कर दिया है। तो सेक्शन 24 बोलता है
कि if a partner who regularly manage the business firm's business receive a notice regarding firm matter, अगर उसको फर्म के मैटर में कोई नोटिस मिल रहा है तो इट इज कंसिडर एज अ नोटिस टू द एंटायर फर्म, तो ये माना जाएगा कि वो पूरे एंटायर फर्म को ही नोटिस दिया गया है. However, if the notice involves fraud by the partner, it will not apply to the firm. अगर हाँ नोटिस किसी धोखाधड़ी से संबंधित है तो वहां पर फिर वो फर्म पर अप्लाई नहीं होगा, वो इंडिविजुअल साझेदार ही उसमें, मतलब वो नोटिस अगर ऐसी ही धोखाधड़ी से जिसमें वो पर्टिकुलर पार्टनर इन्वॉल्व है ना, वो शामिल है, तो फिर ये फर्म पे लागू नहीं होगा. नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 26, व्हेन इज अ फर्म लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर. अब कब लाइबल होगी, अगर पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट किया है तो फर्म कब लाइबल होगी, तो इफ द रॉन्गफुल एक्ट वाज डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो सेक्शन 26 बोलता है इफ अ पार्टनर व्हाइल एक्टिंग इन द फर्म्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसने क्या करा, उसके ऑर्डिनरी बिजनेस के रूप में जो काम करता है वो करा, और विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स के कंसेंट से भी काम कर सकता है, और कमिट हो, मतलब कोई रॉन्गफुल एक्ट हो जाता है वो, या ओमिशन हो जाता है और जिससे इंजरी होती है थर्ड पार्टी को, तो यहाँ पर फर्म इज इक्वली लाइबल फॉर द एक्ट, तो फर्म भी लाइबल होगा. अगर कोई पार्टनर जान करके खुद से करता है, मतलब है ना फ्रॉड के पर्पज से कर रहा है, तो वो फिर पर्सनली लाइबल होगा. लेकिन उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो व्यवसाय के लिए काम करता ही है और कर ही रहा है, लेकिन उसके तहत उसमें अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वहां फर्म भी लाइबल होगी. नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 27, व्हेन इज अ फर्म लाइबल फॉर अ पार्टनर्स मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी. अगर फर्म का कोई पार्टनर है, अगर वो उसकी मनी का, उसके धन का या संपत्ति का दुरुपयोग करता है के लिए, तो वो कब उत्तरदायी होगा, मतलब उस पार्टनर ने ऐसा काम किया है तो फर्म कब उत्तरदायी होगी, फर्म के लिए पूछा गया है. तो व्हेन अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपेरेंट ऑथोरिटी मिसअप्लाइज मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी. तो जब कोई पार्टनर को क्या, उसको कोई स्पष्ट प्राधिकरण दिया गया था, उसके भीतर कार्य कर रहा है और किसी तीसरे व्यक्ति से पक्ष जो धन प्राप्त हुआ उसका दुरुपयोग करता है, तब ऐसे में यहाँ पे फर्म लाइबल होगी. तो सेक्शन 27 of the Partnership Act, if a partner misapplies money received from a third party while acting within his authority, उसकी authority के अंदर रह के वो काम कर रहा हो, थर्ड पार्टी से कोई पैसा आया और उसने उसको दुरुपयोग कर लिया है, और if the firm receive money in the course of business and it is misapplied by any partner, the firm is liable to make good the loss. तो उसको फर्म को फिर यहाँ पे लाइबल होगा उसकी भरपाई करने के लिए. Next, under section 28, a person is liable as partner by holding out if he. क्वेश्चन पूछा है कि कोई पर्सन है वो होल्डिंग आउट, मतलब वो पार्टनर तो नहीं है लेकिन वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि वो पार्टनर है ना, तो वो पार्टनर के रूप में काम ऐसे कर रहा है और उसको कोई पार्टनर समझ लेता है और उसके हिसाब से अगर कोई एक्ट कर देता है तो यहाँ पर वो एक पार्टनर के रूप में दायी होगा. मतलब वो पार्टनर तो नहीं है, होल्डिंग आउट में आएगा कि वो पार्टनर तो नहीं है लेकिन उसने पार्टनर के रूप में ऐसा काम किया है और किसी व्यक्ति ने उसे पार्टनर समझ के उसके हिसाब से कोई एक्ट कर दिया है, तो वो लाइबल होगा वो पार्टनर उस थर्ड पर्सन के प्रति. तो ये कब होगा, तो मेक अ फॉल्स क्लेम अबाउट बीइंग अ पार्टनर, जब उसने एक झूठा ऐसा दावा किया है कि वो पार्टनर है. ठीक है, फिर अलाउ अदर टू रिप्रेजेंट हिम एज अ पार्टनर, उसने क्या किया, इस तरीके से एक्ट किया जिस ये मतलब करा पार्टनर के रूप में प्रस्तुत होने की अनुमति हो गई उसको. फिर साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एज अ पार्टनर विदाउट एक्चुअली बीइंग वंस, और वो पार्टनर न होते हुए भी उसने क्या कर दिया, एग्रीमेंट साइन कर दिया. तो इन सभी केस में वो लाइबल होगा उस थर्ड पर्सन के लिए. सेक्शन 28 स्टेट्स दैट इफ अ पर्सन बाय वर्ड्स, या तो वर्ड से कर रहा है, कंडक्ट से कर रहा है, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, खुद को वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ पार्टनर इन अ फर्म, है ना, तो ही इज लाइबल टू थर्ड पार्टीज हु एक्ट ऑन दैट बिलीफ. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.